वेद अपने फोन पर बात करते हुए जैसे ही अंदर आता है कि दादी माँ कहती हैं, आ गए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने आज के फंक्शन में पहनने के लिए तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं। वेद दादी माँ की बात सुनकर अपने कमरे की ओर चला जाता है और इस बीच उसने एक बार भी आशी का जिक्र या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। और यही बात एक साइड खड़ी आशी को देखकर बुरी लगती है। वो इस शादी का सच अच्छे से जानती थी और ऐसा भी नहीं था कि वेद ने उसे किसी तरह का इस शादी को लेकर झूठ कहा था, बल्कि उस रात लेटर में ही सही पर सारा सच बता दिया था कि यह शादी बस 6 महीनों के लिए ही है। लेकिन पता नहीं क्यों आशी को अब वेद के साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगा था। आशी अपनी नम आंखों के साथ अपने कमरे की ओर जाते वेद की ओर देखती है और अपने मन में कहती है, नहीं जानती यह एहसास क्यों मेरे मन में होने लगे हैं, और यह भी नहीं जानती कि कैसे जी पाऊंगी कुछ दिनों बाद इस नाम के रिश्ते से दूर होकर। पर वादा है जिस काम के लिए आई हूँ वो काम पूरा करके जाऊंगी। यही जहाँ बेद के दिल में भी आसी के लिए कुछ एहसास होने लगे थे। अब वही अनकहे एहसास अब आसी के दिल में भी पनपने लगे थे। पर दोनों बंधे थे 6 महीने की शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे पूरा होने में अब कुछ ही वक्त बचा था। आसी के मुंह दिखाई का फंक्शन अब शुरू हो चुका था और जो भी आसी को देखता बस यही कहता कि चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। सबकी बातें सुनकर दादी माँ खुश हो जाती और शालिनी जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे वो होकर भी नहीं थी, या ये कहें बिना मन जबरदस्तियां सबके बीच खड़ी थी। जो बात सच भी थी। कुछ देर में बेद भी तैयार होकर आता है और अब उसकी नजरें आसी पर गईं और आसी को इस तरह सजे हुए देखकर बेद का दिल धड़क नहीं बल्कि उछाल मार रहा था। तभी देव वहां आकर कहता है, आसी मस्त लग रही है ना। बेद जिसका ध्यान पूरी तरह से आसी पर था वो देव की बात सुनकर कहता है, बहुत। बेद की बात सुनकर देव हंसने लगता है और अब जाकर बेद को एहसास होता है कि वो कहाँ खड़ा है और क्या कहा जो महसूस कर। बेद एक बार फिर देव को देखकर कहता है, आजकल कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे हो तुम। जिम्मेदारी बढ़ाने का सही वक्त आ गया है अब शायद। बेद की बात सुनकर देव के चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो जाती है और वो कहता है बेद से, ये गलत बात है भाई। आप जब देखो तब काम बढ़ाने और जिम्मेदारी देने की बात करते रहते हो। अभी मेरी उम्र ही क्या है। हंसने खेलने की उम्र में जिम्मेदारी देनी गलत बात है। देव की बात सुनकर बेद कुछ नहीं कहता और वो वहां से दादी माँ की तरफ बढ़ जाता है। तभी देव के कानों में हंसने की आवाज आती है और वो जब पलट कर देखता है तो वहां इस वक्त कोई और नहीं, पलक खड़ी थी, जिसने शायद वेद और देव की बातें सुन रही थी। देव को अपनी ओर देखते देखकर वो बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मैं आज सुबह से बड़ी उम्र के बच्चे के साथ काम कर रही थी। वैसे सही बात है, हंसने खेलने की उम्र में जिम्मेदारी गलत बात। और ये बोल वो हंसते हुए वहां से चली गई और पलक को खुद पर इस तरह हंसते हुए देखकर देव कहता है, बेटे मिनट, तुमको तो मैं बताऊंगा कि ये बड़ी उम्र का छोटा बच्चा कितना बड़ा है और क्या क्या कर सकता है। ये बोल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। दादी माँ मुंह दिखाई के फंक्शन के बाद सब मेहमानों से कहती हैं, माफ कीजिएगा, हमें किसी कारण बच्चों की शादी जल्दी करवानी पड़ी और इसी वजह से आज आप सबको अपनी खुशी में शामिल किया है। आप लोग भी दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। ये दोनों अपनी जिंदगी के हर आने वाले दिनों को एक साथ खुशी खुशी से जिए। वहीं कुछ मेहमान कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में सबकी खुशी। वैसे आपकी बहू के परिवार से कोई भी नहीं आया क्या? वो क्या है ना, इतना बड़ा फंक्शन और उसमें वेद बेटा के ससुराल से ही कोई नहीं आया। काफी अजीब बात है। पहले अचानक से शादी और अब किसी का ना आना। एक मेहमान के कहने पर बाकी मेहमान भी बात बनाने लगे। आशी के दिल में दर्द हुआ क्योंकि उसका परिवार कैसा था और उसे कितना प्यार करता था ये उससे बेहतर कौन जानता था। वही वेद की नजरें भी आशी पर गईं। बेशक वो आशी के परिवार या उसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके जितना उसके असिस्टेंट राज ने उसे बताया था। फिर उसके और राशि के बीच कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं रहा था। बेदासी की आंखों में उसके परिवार का जिक्र सुनकर जो खालीपन के भाव देखे थे वो बेद की आंखों से छुप नहीं पाए। उसे आसी की आंखों में यह खालीपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो कुछ कहता उससे पहले ही एक बार फिर गेट की तरफ से आते शोर ने सबका ध्यान उस शोर की ओर किया। और तभी सब देखते हैं कि कुछ लोग उस ओर ही आ रहे हैं। उन लोगों के हाथ में रंग बिरंगे अलग अलग रंग के कलरफुल पेपर्स में कुछ गिफ्ट रैपर किए हुए थे।
जिनमें एक कुछ उम्रदराज लोग थे और एक दो लड़के लड़की भी थे। वहीं उन लोगों को देखकर सब बस इसी सोच में थे कि ये लोग कौन है। और वहीं आसी की आंखें हैरानी से बड़ी थीं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसकी आंखें देख रही हैं अपने सामने, क्या वह सच में सच है या उसकी खुली आंखों से देखा उसका कोई सपना। क्या सच में ये लोग यहाँ पर कैसे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आसी के दिमाग में इस वक्त अनेकों सवाल चल रहे थे, पर वह फिर भी शांत खड़ी थी क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या कहे और सोचे क्या। बस चुप होकर एकटक अपने सामने की ओर देख रही थी, जहाँ लोग उसकी ओर ही देखकर मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। आसी की नजरें एकटक अपने सामने की तरफ थीं, जहाँ कुछ लोग खड़े थे। तभी उनमें से एक औरत की नजरें जैसे ही आसी पर जाती हैं, वो अपने होठों पर मुस्कान सजाए आसी के पास आकर खड़ी होती है और आसी के गाल को अपने हाथ से छूते हुए कहती है, कैसी है हमारी बच्ची? अपने ताऊ जी और ताई जी को भूल गई? बिल्कुल भी याद नहीं आई ना हमारी? एक बार भी सोचा कि तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? जानती है हमने कितना ढूंढा था तुझे, पर तू हमें कहीं नहीं मिली। वो औरत कह ही रही थी, जो खुद को आसी की ताई जी बता रही थी। तभी वहां लगभग आसी की उम्र की ही एक लड़की आगे आती है। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान का मेकअप लगा था। या ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से मेकअप में नहाकर आई थी। लाल रंग का पटियाला सूट, उस पर एक साइड दुपट्टा, सूट के आगे का गला इतना बड़ा जिसे देखकर ही लग रहा था कि जानबूझकर इस तरह का सूट बनवाया गया था। वो लड़की आगे आती है और अपने दूसरे हाथ से आसी की कलाई पकड़कर कहती है, आप कैसी बात कर रही हो मम्मी? आसी हमें कैसे मिलती? क्योंकि मिलती तो तब ना, जब वो अपने शहर पंजाब में होती। वो तो यहाँ बेंगलुरु में है और शादी भी कर ली और इतनी खुश है। भाई इसे क्या ही फर्क पड़ता था पहले ही अब कि हमें इसके ना मिलने पर परेशानी होगी। इसे तो बस हमेशा से अपनी ही रहती है। यह तो इसके बचपन की आदत है। क्यों मेरी छोटी बहन, मैं सही कह रही हूँ ना? उस लड़की की बातों में तंज था, जो आसी अच्छे से समझ रही थी। पर वहीं वो लड़की यह सब बातें हंसते हुए कह रही थी, जिससे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आसी की फिक्र थी या ताना दे रही थी। उस लड़की की पकड़ आसी की कलाई पर बीते वक्त के साथ कस रही थी। जिस पर किसी और की नजरें गई हों या ना गई हों, पर वहीं उस लड़की की मम्मी और आसी की ताई जी और शालिनी जी की नजरें जरूर चली गई थी। शालिनी जी को यह सब देखकर हैरानी हुई, पर बेग के बारे में सोच उन्होंने आसी पर से अपना ध्यान हटा लिया। वहीं आसी को अपनी कलाई में दर्द हो रहा था और वो चाहती तो अभी अपने सामने खड़ी लड़की को अच्छा मजा चखा सकती थी, जो खुद को उसकी बड़ी बहन बता रही थी। पर आसी अभी शांत थी और किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि अभी बहुत मेहमान आए थे और वो अपने सामने खड़े लोगों को, जिन्हें आज तक कभी उसकी चिंता महसूस नहीं हुई, कभी फिक्र नहीं हुई, कभी ख्याल नहीं किया, आज इतनी चिंता दूसरों के सामने। आसी अपने सामने खड़े लोगों के गिरगिट वाले रूप को बहुत अच्छे से समझती थी, पर सब जानते हुए वो शांत थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे आज घर आए मेहमानों को उसे या दादी जी को कुछ भी कहने का मौका मिले। और वो नहीं चाहती थी अपने गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले परिवार वालों की वजह से दादी माँ को बुरा महसूस हो। तभी उन लोगों की बात सुनकर दादी माँ आगे आकर कहती हैं, अच्छा तो आप सब हमारी आसी बहू का परिवार है। माफ कीजिए, शादी जिस तरीके से हुई, मिलना नहीं हुआ, इसलिए पहचान नहीं पाए हम सब। दादी माँ की बात सुनकर आसी की ताई जी नाटक करते हुए कहती हैं, अरे नहीं नहीं माँ जी, इसमें आपकी या हमारी क्या गलती है? वो तो बच्चे ही आजकल कहाँ ही सुनते हैं किसी की। हमारी यासी ने कुछ बताया होता तो अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को विदा करते हम। बेशक अपनी सगी माँ ना सही, पर माँ से कम नहीं किया। अपनी बेटी से ज्यादा प्यार और दुलार दिया है आसी को, पर यह नहीं समझी। अब आपके जैसे पैसे वाले नहीं हैं हम, शायद इसलिए आसी ने हमें अपने और दामाद जी के बारे में कुछ भी बताने लायक नहीं समझा। ये बोलते हुए आसी की ताई जी थोड़ा उदास हो गई और उनकी उदासी देखकर दादी माँ कहती हैं, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। हमें भी जब पता चला तो अच्छा नहीं लगा, पर फिर बच्चों की खुशी देखकर हम भी खुश। तभी आसी के ताऊजी आकर कहते हैं, आप सही कह रही हैं माँ जी, इसमें बच्चों की खुशी हो, पर दुख तो होता है ना अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। भगवान जानता है हमने अपनी बेटी काजल और आसी में कोई फर्क नहीं किया कभी। कभी नहीं सोचा कि आसी हमारी नहीं, हमारे छोटे भाई की बेटी है। पर बच्चों का क्या कहें, कब क्या सोच लें। आसी अपने सामने अपने ताऊ जी और ताई जी का नाटक देख रही थी, पर वो सब देख कर भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उन सब का नाटक आज से नहीं, बचपन से देख रही थी। और उन लोगों ने अपनी बेटी काजल
और उसमें आज तक कितना फर्क किया था, यह उससे बेहतर कौन जानता था। तभी देव आकर कहता है, ओके एवरीवन, आज बहुत अच्छा दिन है और दो परिवार मिल रहे हैं। मेरी भाभी की मुंह दिखाई के फंक्शन के बाद अब बारी है मेरे प्यारे से भाई और मासूम सी भाभी के एक कपल डांस की। सो एवरीवन एंजॉय दिस सुपर डुपर डांस परफॉर्मेंस। देव की बातें सुनकर और देव का हैंडसम लुक देखकर वहां कोई थी जिसकी आंखों में देव को लेकर चमक थी। देव ने अपनी बात खत्म की और पलक की ओर इशारा किया। देव का इशारा समझ पलक आसी के हाथ से काजल की पकड़ छुड़ाती है, जहां आसी की कलाई पर लाल निशान पड़ गया था, जिसे आसी ने देख लिया और जल्दी से किसी की भी नजरों में आने से पहले अपनी साड़ी से ढक लिया। आसी नहीं चाहती थी कि उसके निशान को देखकर कोई सवाल करे। वहीं पलक आसी को लेकर जा चुकी थी और देव इतना कहते ही वहां की सारी लाइट ऑफ करने के लिए इशारा करता है और वहां लाइट ऑफ हो जाती है और हल्की सी नीली पीली लाइट जल जाती है। वहीं एक जगह लाल रंग की रोशनी जलती है, जहां आसी और वेद खड़े थे और दोनों इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी वहां एक म्यूजिक बजता है, जिसके साथ आसी और वेद ना चाहते हुए भी अपनी दादी माँ की खुशी में एक साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। आसी और वेद बेहद करीब खड़े थे, दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देख रही थी। वेद का एक हाथ आसी की कमर पर, तो आसी का एक हाथ वेद के सीने पर, तो दूसरा हाथ वेद की पीठ पर था और दोनों का डांस काफी प्यारा था। तभी उन दोनों को देखकर आसी की ताई जी अपनी बेटी काजल को कहती हैं, देख ले, तुझसे कम सुंदर है और छोटी भी है, पर कितने पैसे वाले घर के लड़के को फंसाया है। और एक तू हर हफ्ते पार्लर के लिए अपने मुंह पर क्या क्या करवाने के पैसे लेती है, और फंसाया तो किसे? अपनी कॉलोनी के उस नाई को, जिसके साथ जिंदगी भर लोगों के बाल ही काटती रहेगी, कि कुछ करेगी भी। भाई काजल के कान बेशक अपनी माँ की बातों पर थे, पर नजरें नजरें किसी और को अपने पैसों के लालच मिटाने की हसरत से देख रही थी। वेद और आसी इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब होकर डांस कर रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ा होकर देव अपने भाई भाभी की एक से एक खूबसूरत तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर कर रहा था, ताकि वक्त आने पर अपने फ़ोन में कैप्चर की खूबसूरत और ब्यूटीफुल तस्वीरों को अपने भाई भाभी को एज ए गिफ्ट प्रेजेंट कर सके और उनकी खूबसूरत याद की तरह उनको दिखा सके। वहीं दादी माँ अपने पोते वेद और पोता बहू आसी को एक साथ देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपनी जगह पर बैठे बैठे ही उन दोनों की बधाइयाँ ले रही थी, ताकि इतने लोगों में से किसी की भी बुरी नज़र उनके बच्चों पर आज या कभी भी ना पड़े। वेद और आसी का डांस बहुत खूबसूरत था और आज वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। बोले तो मेड फॉर ईच अदर। तभी वेद और आसी को देखकर वहां आई मेहमानों में से कुछ औरतें कहती हैं, दोनों की जोड़ी जैसे राम सीता की जोड़ी है। जिस पर दूसरी कहती है, अरे राम सीता की जोड़ी एक होकर भी कितना खुश था और जुदा हो गए। जिस पर कोई और कहा, बिल्कुल सही, ये दोनों तो भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी है। जिस पर फिर कोई कहती है, पर भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कितने तप कितने जप किए, तब जाकर कहीं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सकी। और आजकल के बच्चे तो एक दूसरे के लिए क्या ही करते हैं, तुरंत प्यार तुरंत शादी, और फिर शादी से प्यार खत्म तो उतनी ही जल्दी तलाक भी हो जाता है। फिर ये प्यार रह कहाँ जाता है? क्या पता, अभी तो ये दोनों भी साथ हैं, कल का किसने देखा है। जिस पर बाकी औरतें उस औरत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। वहीं आसी की ताई जी और उनकी बेटी काजल वहीं खड़ी होकर उन सब औरतों की बातें सुनकर हंस रही थी। उन औरतों के मुंह से आसी की बुराई और उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का बड़ा होने की बात सुनकर आसी की ताई जी और उनकी बेटी काजल बहुत खुश हो रही थी। जो काम वह लोग खुलेआम नहीं कर पा रही थी, वह काम इस पार्टी में आई औरतें कर रही थीं, जो देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। देव और पलक, वो लोग भी कुछ ही दूरी पर खड़े थे, जिन्होंने उन सभी औरतों की बात सुनी, और दोनों को ही बहुत गुस्सा भी आया। और देव अपने गुस्से में जैसे ही उन औरतों से कुछ कहने को आगे बढ़ता है, कि उसे अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है, जो देखकर देव अपने हाथ की ओर देखता है, जिसे किसी और ने नहीं, खुद पलक ने पकड़ा था। और देव को अपनी ओर देखते देखकर पलक जल्दी से देव का हाथ छोड़कर कहती है, वो सॉरी, वो आप ऐसे गुस्से में। पलक की बात सुनकर देव पलक के पास आकर कहता है, वाट इज योर प्रॉब्लम? पलक, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या चाहती हो तुम? बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्या मैं अपने भाई भाभी के बारे में सुनता रहूं? क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो पलक? भूलो मत
कि जिस लड़की के बारे में वो सब औरतें कुछ से कुछ कह रही हैं, वो कौन है? वो तुम्हारी भी कुछ लगती है, बस शायद भूल रही हो। देव ने ये बात पलक से गुस्से में कही थी, जो देखकर पलक कहती है, सॉरी, आपको रोकना गलत लगा, पर मैंने बस दादी माँ के बारे में सोचकर आपको उन औरतों को कुछ भी कहने से रोका है। वो औरतें तो कुछ भी कहेंगी और फिर कहकर अपने अपने घर चली जाएंगी, पर फिर वो आपके और आपके परिवार के बारे में गलत कहेंगी। और तो और, आज इतने लोगों के बीच आप उन औरतों को कुछ भी कहते तो बात बढ़ सकती थी, जिससे पार्टी का माहौल बिगड़ता सो अलग, और दादी माँ को भी बुरा लगता। इस वजह से मैंने आपको रोका। और आसी कौन है मैं जानती हूँ अच्छे से। आसी बस मेरी दोस्त नहीं, मेरा परिवार भी है, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि उसकी खुशी के इतने खास दिन कुछ भी गलत हो और एक बुरी याद बनकर रह जाए। देव पलक की बातों में उसकी सच्चाई अच्छे से देख और समझ रहा था, और अब उसे अपने कहे शब्दों पर बुरा भी लगता है, जो भी उसने पलक से अभी कहा। इसलिए वो पलक से कहता है, सॉरी पलक। वो बस उन औरतों की बात सुनकर देव इससे आगे कुछ भी कहता, पलक उसे बीच में ही आगे कुछ भी बोलने से रोकते हुए कहती है, आप सॉरी मत कहिए, मैं आपके दिल की भावनाओं को समझ सकती हूँ। पलक का बस इतना ही कहना था कि देव पलक की बात सुनकर उसकी ओर झुकते हुए कहता है, बस इतनी ही भावना समझती हो? भावनाएं तो और भी हैं मेरी, कभी फुर्सत मिले तो उसके बारे में भी जरूर सोचना, मैं इंतजार करूंगा। ये सब बोलते हुए देव हौले से अपने होठों से पलक के कान को चूमते हुए कहता है, काजल लगाती हो तो तुम्हारी ये आंखें, पलक, ये काजल से सनी खूबसूरत आंखें किसी भी बेचारे के दिल को घायल कर सकती है। देव अपनी बात बोलकर वहां से चला जाता है, और पलक देव की बातें और हरकतों की वजह से शर्मा जाती है। वहीं देव उस ओर जाता है जहां आसी और वेद खड़े थे। तभी देव थोड़ी तेज आवाज के साथ कहता है, भाई भाभी, डांस का आखिरी स्टेप ऐसा होना चाहिए जो यहाँ खड़े हर एक मेहमानों के मुंह को खुला का खुला छोड़ दे। वैसे सच कहूँ तो मुझे अपने भाई से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पर तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है। इसलिए आज दिखा दो अपना जलवा कि तुम क्या कर सकती हो। कीप इट आसी। ओह सॉरी भाभी। देव की बातें सुनकर वहां आए सभी मेहमान और दादी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। तभी आसी, जिसने देव की कई बातें सुन ली थी, वो एक नज़र सबकी ओर देखती है और फिर एकदम से वेद के सामने आकर खड़ी होती है और वेद के चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख देती है। आसी और वेद का चेहरा इस वक्त बिल्कुल ही आमने सामने और बेहद ही करीब था, और तभी आसी वेद का चेहरा थोड़े अपनी ओर झुकाकर उसके फोrehead पर अपने होंठ रख देती है। आसी और वेद के बीच इस खूबसूरत पलों को देखकर वहां आए सब लोग वोटिंग करने लगते हैं और जोरदार क्लैपिंग करने लगते हैं। वही वेद, जिसे आसी की तरफ से ऐसे किसी भी तरह की किसी भी एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वह भी आसी की किए इस हरकत से एकदम हैरान हो जाता है। पर आसी के नरम और मुलायम होठों की छुअन को अपने फोrehead पर महसूस करते ही वेद की आंखें सुकून के साथ बंद हो जाती हैं, और वेद की बंद आंखों को देखकर आसी के होठों पर भी एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान खिल जाती है, जो बिल्कुल रियल थी। आसी की हरकत पर जहाँ सब लोग वोटिंग कर रहे थे और खुशी से क्लैपिंग कर रहे थे, वहीं आसी की ताई जी और उनकी बेटी काजल अपने दांत पीसते हुए आसी की ओर गुस्से से देख रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आसी कैसे इतनी खुश रह सकती है और कैसे इतने अमीर खानदान में उसकी शादी हो सकती है। वह तो किसी भी तरह से बस आसी की जिंदगी में हमेशा की तरह दुख देखना चाहते थे। उनसे आसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आसी और वेद के उस खूबसूरत पलों के साथ आज का ये प्रोग्राम खत्म हो गया, और सारे मेहमान खाना वाना खा पीकर आसी और वेद को उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं देने के बाद अपने अपने घरों के लिए निकल गए। दादी माँ के कहने पर आसी के परिवार वालों के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया गया था। अब घर के सब लोग भी थक गए थे, जिस वजह से दादी माँ ने सबको आराम करने के लिए कहा। कि तभी देव कहता है, ये क्या बात हुई दादी माँ? आसी को, आई मीन टू से, भाभी की मुंह दिखाई पर सभी मेहमान कुछ न कुछ तोहफे देकर गए, पर अपने घर में से किसी ने कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या घर में आई नई बहू के लिए परिवार वालों की तरफ से कुछ भी देने का रिवाज नहीं है? देव की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, बात तो सही है देव, वैसे हमने अपनी आसी बहू के लिए एक खास तोहफा रखा है, पर आज आसी बहू भी काफी थक गई थी, तो सोचा उनके लिए लाया गया तोहफा उनको हम कल दे देंगे। पर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो हम कल का छोड़ आज ही उनका तोहफा दे देते हैं। दादी माँ अपनी बात बोलकर पलक को अपनी ओर आने और फिर थोड़ा झुकने को कहती हैं,
जो देखकर पलक वैसा ही करती है जैसा दादी माँ ने कहा था। पलक दादी माँ की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है और जब वो आती है तो उसके हाथ में 2 एनवलप थे। वहीं दादी माँ के पास आकर पलक वो दोनों एनवलप दे देती है और फिर थोड़ा हटकर खड़ी हो जाती है। वहीं काजल की नजरें पलक को देखती हैं, फिर अजीब नजरों से दादी माँ के हाथ में पकड़े उस एनवलप को देखती है जो अभी पलक ने पकड़ाया था। वहीं आसी की ताई जी और ताऊ जी की नजरें भी उसी ओर देख रही थी। उनकी आंखों में काफी उत्सुकता थी कि आखिर उस एनवलप में ऐसा क्या है। दादी माँ आसी को अपने पास बुलाते हुए कहती हैं, आसी वो हमारे पास आओ। दादी माँ की बात सुनकर आसी दादी माँ के पास जाकर उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि दादी माँ इस वक्त व्हील चेयर पर थी। वहीं आसी को अपने पास देखकर दादी माँ प्यार से मुस्कुराती हैं और आसी से कहती हैं, तुमने हमारे बेट की जिंदगी में आकर हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शायद तुम्हारे दिए इस खूबसूरत से तोहफे के लिए हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आज हम अपनी पोता बहू को कुछ खास तोहफा दें। तो बस हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे अपने पास रखो। वहीं सब लोगों की नजरें भी उसी एनवेलप पर थी कि आखिर उसमें ऐसा है क्या। तभी आसी दादी माँ से कहती है, दादी माँ सच में मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो कमी है, जो नहीं है, मुझे बस वह मिल जाए। क्योंकि मुझे अगर वह मिल गया तो मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की चाहत ना पहले कभी थी और ना अब। आसी के शब्द बेशक साधारण थे, पर उन बातों की गहराई कितनी थी, शायद ये बात वहाँ मौजूद कोई भी नहीं समझ सकता था। वहीं आसी की बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए कहती हैं, बिल्कुल बेटा, हमारा आशीर्वाद पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, पर इसके बावजूद भी एक जिम्मेदारी है, हमारी एक ख्वाहिश है, एक चाहत है अपने बच्चों के लिए। तो क्या तुम हमारी ये इतनी सी चाहत पूरी नहीं करोगी? दादी माँ की बात सुनकर आसी अब कुछ ना कह वो एनवलप दादी माँ के हाथों से लेते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें आपकी दी हुई हर चीज पसंद है दादी माँ। ये कहते हुए आसी ने वो एनवेलप ले लिया दादी माँ से, पर लेने के बाद भी खोलकर नहीं देखा। आसी को वो एनवेलप खोलकर ना देखते देख दादी माँ कहती हैं, क्यों बेटा, खोलकर देखना नहीं चाहोगी कि इसमें क्या है? अरे एक बार खोलकर तो देखो। दादी माँ की बात सुनकर आसी कहती है, इसमें क्या देखूं दादी माँ, अगर आपने कुछ दिया है तो अपनी पसंद से और प्यार से ही दिया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ सोच समझ कर ही मुझे ये जो कुछ भी है वो दिया है। आरसी के इस जवाब से दादी माँ बहुत खुश होती हैं और वह कहती हैं, धन्यवाद बेटा, लेकिन हम सच में चाहते हैं बहू कि तुम इसे देखो। क्या हमारी ये ख्वाहिश तुम पूरी नहीं करोगी? अब आरसी कुछ नहीं कह पाती है, वह बस अपना सिर हाँ में हिलाती है। उसके बाद वह एक एनवलप खोलती है। उसे देखकर वो हैरान थी, क्योंकि उस एनवलप में था स्विट्जरलैंड की 2 टिकट, जिसे कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में हनीमून पर जाने की टिकट, बेग के साथ। यह टिकट देखकर तो आसी को समझ ही नहीं आता कि वह क्या ही कहे। वहीं आसी को देखकर दादी माँ कहती हैं, पसंद आया ना? वहीं दादी माँ की बात सुनकर आसी अपने मन में कहती है, पसंद? झटका लगा है दादी माँ मुझे। बेसर के साथ हनीमून नाम लेने क्या, सोचने भर से ही मुझे तो डर लग रहा है। आप पसंद की बात पूछ रही हैं? आसी को अपनी सोच में गुम देखकर दादी माँ कहती हैं, हम जानते हैं आपको ये बहुत पसंद आया, पर इस चक्कर में दूसरा तोहफा देखना मत भूलेगा। तभी आसी एक बार फिर मन में कहती है, क्या दूसरा तोहफा? जब आपके दिए एक तोहफे का झटका इतना बड़ा झटका था, तो दादी माँ दूसरे में कौन सा झटका होगा? वह कुछ सोचती है, तभी दादी माँ कहती है, बहू ज्यादा सोचो मत, देखो इसमें क्या है, तुमको ये भी पसंद आएगा, जैसे पहला हनीमून पर जाने वाली बात पसंद आई। दादी माँ की बात सुनकर आसी को झटका लगता है, क्या हनीमून पर वाला तोहफा पसंद आया? क्या मैंने कभी कहा था कि कहीं भी हनीमून पर जाना है? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये सब बातें कभी भी आसी अपने मन में सोच रही थी। तभी दादी माँ कहती हैं, चलो जल्दी से दूसरा एनवलप भी देखो। अब बेचारी आसी क्या ही करती, कैसे मना करती दादी माँ को। और इसलिए वो दूसरा एनवलप खोलती है, और उस एनवलप में जो था वह देख कर तो आसी की आंखें पहले से ज़्यादा बड़ी, हैरानी से फैलने से बड़ी हो जाती हैं। तभी आसी के मुंह से निकलता है, प्रॉपर्टी के पेपर? दादी माँ ये सब क्या है दादी माँ? हमें कुछ भी नहीं चाहिए दादी माँ। वहीं आसी के मुंह से प्रॉपर्टी के पेपर का जिक्र सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान थे। शालिनी जी को तो मानो झटका लगता है
और आसी के ताऊ जी, ताई जी और उनकी बेटी भी हैरान रह जाती हैं। आखिर तोहफे में प्रॉपर्टी के पेपर तो पूरे हिस्से में उनके नाम क्या कुछ नहीं आएगा? वो सब तो यही सोच रहे थे। वहीं देव और बेद के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उनको अपनी दादी माँ से ऐसी ही कोई उम्मीद थी। देव भी खुश था। वहीं बेद को अभी दादी माँ की तरफ से आसी को दिए पहले तोहफे में क्या मिला था, इसकी कोई भनक नहीं थी। आसी के हाथों में इस वक्त प्रॉपर्टी के पेपर देखकर शालिनी जी भी हैरान थी, और वो अपनी सास से पूछना चाहती थी कि उन्होंने किसे पूछकर इस प्रॉपर्टी में आसी का नाम जोड़ा और उसे दिया। पर वो चुप रह गईं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वहां पर आसी के ताऊ जी और ताई जी भी थे, जिनके सामने अपने घर की किसी भी तरह की बातें करना उनको सही नहीं लगा। वहीं आसी की ताई जी की बेटी काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी इस फटीचर राशि की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? पहले इतने पैसे वाले अमीर लड़के से इसने शादी कर ली, और तो और यह फटीचर इस बड़े से आलीशान घर की बहू भी बन गई। और ये सब कम था कि अब उसकी ये बुढ़िया दादी सास मुंह दिखाई के तोहफे में उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रही है। मतलब मम्मी, जो लड़की बचपन से हमारे दिए टुकड़ों पर पली है और मेरी उतरन पहनकर जी है, आज उसके लिए सब कुछ वेस्ट मिल रहा है। आखिर ऐसी भी क्या खासियत है इसमें जो ये सब उसको मिल रहा है और मेरा हाथ खाली है? काजल आसी की और नफरत से देखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं उस फटीचर राशि को इतना खुश नहीं देख सकती। पहले ये हमारी इज्जत कम करती थी, अब तो लॉटरी खुल गई, अब तो कहीं पहचानने तक से इनकार ना कर दे। मुझे तो डर है कि हम जिस काम से यहाँ आए हैं होगा भी या नहीं। अपनी बेटी काजल की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, काजल बेटा, शुभ शुभ बोल और धीरे बोल थोड़ा। ये हमारा अपना घर नहीं है जहाँ तू शोर मचाकर भी कुछ कहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात अमीर होने की, तो किसी को क्या, अगर उस फटीचर राशि को ही हमारे यहाँ आने की पीछे की वजह पता चली तो कोई और बाद में, पहले वही हमारे पंजाब वापसी की टिकट कटा देगी। जानती नहीं क्या तू उसे कि वो कैसी है? जब हमारे टुकड़ों पर पलती थी तब तो इतना घमंड था, तो सोच अब तो इतने पैसों की मालकिन बन गई है, अब तो इसका घमंड सर चढ़कर बोलेगा। तू तो एक काम कर, उस फटीचर राशि ने तो अपने लिए पैसे वाला पति और घर ढूंढ लिया है और अपनी किस्मत बना ली, तो अब तू भी उसके देवर पर डोरे डाल। वो इस घर का दूसरा बेटा है, तो पैसे कोई कम थोड़ी होंगे। फिर एक बार वो देव तेरी खूबसूरती के आगे अगर अपनी सुध खो गया तो सोच, तू भी इस महल की रानी होगी, और कौन जानता है आगे महारानी भी बन जाए। फिर हम दोनों माँ बेटी राज करेंगे इन पैसों पर। अपनी माँ की बात सुनकर काजल भी सपने देखने लगी, जो देखकर उसके पापा कहते हैं। दोनों माँ बेटी के सपनों पर पानी फेरते हुए काजल के पापा जी कहते हैं, सपनों से बाहर आओ, पहले काम करो, तब वो सपने पूरे होते हैं जो तुम दोनों माँ बेटी ने सजा रखे हैं। बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने पापा जी की बात सुनकर काजल कहती है, आप तो हमेशा ही निगेटिव सोचते हैं पापा जी, इसलिए तो आज भी वहीं खड़े हो जहाँ सालों पहले खड़े थे। अपने उस छोटे से कपड़े की दुकान पर कपड़ा मारते और उस फटीचर दुकान में लोगों की जी हुजूरी करते कि किसी तरह आपका कपड़ा बिक जाए। ऐसी दुनिया नहीं चलती पापा जी। सपने बड़े देखेंगे तभी तो पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पर अब क्या जानो सपने देखना। कभी अपनी उस फटीचर दुकान के बाहर आए हो आप, और आए बड़ा हमें समझाने। क्योंकि मम्मी, वहीं अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी मम्मी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, इनका तो खानदान ही है गरीब कंगाल, ये क्या ही समझेंगे। काजल की बात सुनकर उसकी माँ और काजल हंसने लगी, जो देखकर उसके पापा जी को बुरा लगा और उनकी नज़र खुद ब खुद हासी की ओर चली गई, जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वो उनके अपने छोटे भाई की बेटी थी, बावजूद इसके कभी उसे प्यार नहीं दिया था। पर वो जब भी दुकान पर आती तो यही कहती थी कि बाबा जी उसके ताऊ जी की दुकान में हमेशा रौनक बनाए रखे और पैसों का गल्ला हमेशा भरा रहे। आज अपनी बेटी की बातें सुनकर उन्हें आसी की बातें याद आ रही थी, जिसको उन्होंने आज से पहले कभी भी समझने की कोशिश नहीं की थी। इधर आसी दादी माँ के तोहफे को देखकर कहती है, मैं इतना कुछ आपसे नहीं ले सकती दादी माँ, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। मुझे बस आप सबके प्यार की चाहत है, बस उतना ही दे दीजिए। यकीन मानिए मेरे लिए वो तोहफा सबसे अनमोल होगा। आसी की बातें सुनकर शालिनी जी की गहरी नजरें आसी पर थीं, और वो आसी की आंखों में देखकर ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में आसी जो कह रही है वो सच है। उसे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए।
क्या कोई लड़की ऐसी हो सकती है जिसे बिना किसी मेहनत के इतने पैसे मिल रहे हैं और वो उसे ठुकरा रही है? शालिनी जी बस यह सोच रही थी कि आसी क्या सच में वैसी है जैसा वो सबके सामने खुद को दिखा रही है। आसी की बात सुनकर दादी माँ कहती हैं, तोहफों को वापस नहीं किया जाता आसी बहू, बल्कि संभाल कर रखा जाता है। और ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं तो रखे रखे सर थोड़ी जाने हैं। दादी माँ की बात सुनकर आसी आगे कुछ कहती, दादी माँ बेद से कहती हैं, वेद अपनी पत्नी को कमरे में लेकर जाओ, बहुत सवाल करती है और बात तो बिल्कुल नहीं मानती। हम कहना तो नहीं चाहते थे पर कहना पड़ रहा है। तुम हमारे लिए बहू लेकर आए पर बहू जिद्दी लेकर आए हो, जो आते ही हमसे इस घर की होम मिनिस्ट्री को किसी बात के लिए इनकार कर रही है। दादी माँ की बात सुनकर आसी उनकी ओर देखने लगती है। तभी दादी माँ कहती है, ऐसे मत देखिए हमारी तरफ आसी बहू, देखिए जितनी हमारी बात आपने काटी है ना, आज तक हमारी सालनी बहू ने भी नहीं काटी। बेशक उनकी और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर क्यों ना हो, बेशक हमारी सोच बहुत कम बार मिली है, पर फिर भी हमने अगर कुछ कहा है तो वो कभी हमें मना नहीं करती। दादी माँ की बात सुनकर आसी इस बार जल्दी से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात मानने से मना नहीं कर रही, बस इतना महंगा तोहफा था बस इसलिए। लेकिन अगर आपका दिल है कि मैं इसे रखूं तो मैं रखूंगी दादी माँ, पर आपकी अमानत अपने पास हिफाजत के लिए। बस आप भी मेरी इतनी सी बात मान जाइए। आसी की बातें और बात करने का ढंग ऐसा था जो वहां खड़ी सालनी जी को काफी इम्प्रेस कर गया था। और आसी की ओर देखते वक्त उनके चेहरे पर ना दिखने वाली एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्दी छुपा भी लेती हैं। और देव जिसकी नजरें अचानक से अपनी मोम की ओर गई थी, उनके होंठों पर मुस्कान देकर वो भी जिसकी वजह आसी थी, ये देखकर देव अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद है आसी कि मैंने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं, और तुम एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर दोगी और इस घर में खुशियाँ जरूर आएंगी, वो भी सच्ची वाली, और रिश्ते भी बनेंगे, वो भी सच्चे दिल से। अब तो बस इंतजार है कि वो दिन कब आएगा जब सब कुछ सबके बीच ठीक हो जाएगा। आसी दादी माँ का प्यार पाकर बहुत खुश थी। तभी दादी माँ अपनी सालनी बहू से कहती हैं, सालनी बहू, आप नहीं लाई अपनी बहू के लिए कुछ? जानती है ना, आसी बहू हमारी इस पीढ़ी की पहली बहू है और एक सास होने के नाते आपका भी फर्ज है कि अपनी बहू को खास उपहार दिया जाए। अपनी सास की बात सुनकर सालनी जी कहती हैं, जी माँ, ये लड़की कल ही आई है। वही आसी के लिए सालनी जी के मुँह से ये लड़की सुनकर दादी माँ सालनी जी को घूर कर देखती हैं, जो देखकर सालनी जी अपनी बात को सुधारते हुए कहती हैं, वो मतलब आसी, ये कल ही आई है और आज आपने एकदम से ये फंक्शन रख दिया और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, इसलिए वक्त नहीं मिला, पर मैं जल्दी आसी को कुछ दे दूंगी उसकी मुंह दिखाई का। सालनी जी की बात सुनकर देव अब नहीं चाहता था कि जहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, अब उसकी माँ और दादी माँ में किसी बात को लेकर अनबन हो। वहीं आसी की ताई का पूरा ध्यान सालनी जी की बातों और चेहरे के भाव पर था। जहाँ उनका आसी को पसंद न करने वाले भाव उनको साफ नजर आ रहे थे, और ये देखकर वो हल्का मुस्कुराकर अपने मन में कहती हैं, मिल गया इस फटीचर आसी को इस घर से आउट और मेरी बेटी काजल को इन करने का जरिया। अब देखते जाना कि कैसे मैं अपनी बेटी को इस घर की महारानी बनाती हूँ। आसी की ताई जी अपने मन में इस वक्त न जाने कितने ही सपने सजा रही थी। अब वो पूरे होने थे या उनका देखा एक सपना ही रह जाना था, यह आगे आने वाले वक्त ही बताता। दादी माँ अब वेद और आसी को उनके कमरे में भेज आराम करने को बोलकर सबको आराम करने को कहती हैं। आसी और वेद को अपने रिवाज के अनुसार वेद को आसी को अपनी वाइफ को गोद में उठाकर कमरे तक लेकर जाना था। हालांकि ऐसा कोई रिवाज था नहीं, ये तो था हमारे शैतानी दिमाग सोच वाले इंसान देव का आइडिया था, जिसमें उसने दादी माँ को भी शामिल किया था। और दादी माँ को भी देव का आइडिया अच्छा लगा, इसलिए इस गोद में उठाकर ले जाने वाली बात को दादी माँ ने रिवाज बता दिया। वेद और आसी दोनों के लिए ही ये बात मानना काफी अजीब लग रहा था, पर दादी माँ की बात ना मान वेद एक बार फिर उनको खुद से नाराज होने का मौका तो नहीं दे सकता था। इसलिए आसी कुछ समझती उससे पहले ही उसने खुद को हवा में पाया, क्योंकि वेद ने आसी को अपनी गोद में अब तक उठा भी लिया था और फिर बिना किसी की ओर देखे आसी को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से होकर अपने कमरे की तरफ चल दिया, और फिर आसी को अपनी गोद से नीचे उतारता है, क्योंकि वो लोग अपने कमरे के बाहर खड़े थे। इधर बाहर वेद का आसी को इतने प्यार से अपनी गोद में ले जाते देखकर काजल और उसकी माँ चिड़ी हुई थी, पर ताऊ जी का चेहरा शांत था
और शालिनी जी को जैसी किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं और देर होने की वजह से दादी माँ ने पलक को अपने साथ अपने कमरे में ही रहने को कह दिया था और पलक भी उनकी बात मानकर चली गई। वेद और आसी कमरे से बाहर खड़े थे। वेद अपने कमरे का गेट खोलकर जैसे ही अंदर आता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं आसी भी जब बेड के पीछे जाती है तो उसका भी सेम रिएक्शन था। अपने कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर, जो शाम तक बिल्कुल साधारण था, अब वहाँ लाइट और फूलों से उस कमरे को पूरी तरह से सजाया गया था। वेद और आसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे की ओर देख रहे थे। दोनों के पास न शब्द थे और ना ही हिम्मत एक दूसरे से आंखें मिलाने की। बेदासी की ओर बिना देखे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं भी कमरा साफ कर देता हूँ। तुम भी थक गई होगी तो कपड़े चेंज करके आराम करो, तब तक मैं ये सब देखता हूँ। पक्का इस सब में देव और दादी माँ का हाथ होगा। वेद ये बात अपने मन में कहता है, क्योंकि कुछ भी कहकर आशी को अजीब महसूस नहीं करवा सकता था, जो वो खुद भी इस वक्त कर रहा था। अपने कमरे की ऐसी डेकोरेशन देखकर आशी भी कुछ न बोलकर वेद की बात सुनकर कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत भारी है, मेरे वजन से भी ज़्यादा, मैं चेंज कर लेती हूँ। आशी अपनी बात बोलकर अलमारी के पास जाकर अपने पहनने के लिए एक हल्का सा सूट निकालती है, जो उसने पलक से पहले ही लाने को कह दिया था। आशी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और बाथरूम के गेट के बंद होने की आवाज़ सुनकर वेद एक नज़र बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर देखकर गहरी सांस छोड़ता है। जैसे इस कमरे को देखकर वो बहुत देर से सांस ऊपर लिए बैठा था। वेद एक नज़र उस कमरे को देखकर जल्दी से अपने काम में लग जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही अपने कमरे में लगे उस फूल और लाइटों की डेकोरेशन को हटाकर पहले की तरह अपना कमरा कर देता है। यह सब वो इतनी जल्दी जल्दी किया था कि आशी के बाथरूम से आने से पहले वो सब कुछ कर ले। वो अपने मन में देव को कितना कुछ कह रहा था और कल देव के साथ क्या ही करता, ये तो वेद ही जानता था। वेद अपना काम करके बालकनी की ओर जाकर अपने दोनों हाथों को रेलिंग पर टेका, अपना चेहरा खुले आसमान की ओर किसी गहरी सोच में था। सोच यह कि उसने क्या सोचा और क्या हो गया। सब ठीक करने निकला था और सब कुछ उलझ कर रह गया था। कहाँ 20 दिन बाद उसकी और आसी की शादी को 6 महीने पूरे होने को थे। 6 महीने के बाद उनका तलाक होना था। ऐसे में आसी का यहाँ उसके घर आकर अपनी शादी की सच्चाई बताना, सच जान दादी माँ की उसके साथ नाराजगी और आज मुंह दिखाई का फंक्शन, जिसमें सारे जानने वाले आए थे और अब सबको इस शादी के बारे में पता चल चुका था। ऐसे में क्या वो आशी को छोड़ पाएगा, आशी को तलाक दे पाएगा और इस तलाक के बारे में अपनी दादी माँ से क्या कहेगा। और किसी तरह उनको समझा भी लिया तो इस शादी जिसे वो सबसे छुपाकर रखना चाहता था, आज सबके सामने आ चुकी थी। क्या ऐसे में तलाक के बाद आशी को तलाकशुदा नहीं कहा जाएगा? बिना किसी गलती आशी को सजा मिलती, क्या यह ठीक होगा? वेद को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी सोच के हिसाब से अब कुछ भी नहीं हो रहा था। वेद अपनी गहरी सोच में गुम था कि उसे अपने कंधे पर किसी के मुलायम हाथों की छुअन महसूस होती है, जिस कारण वेद झट से अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने उसको आसी नजर आती है। वेद को समझ ही नहीं आता है कि आसी वहां कब आई। दोनों की नजरें इस वक्त एक दूसरे पर ही थी और आंखों में बहुत से सवाल। वेद आज जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा था, वो उसके सोच से अलग था। ये सब उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वो तो बस किसी वजह से आसी से शादी किया था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तहत उसको आसी को 6 महीने के अंदर डिवोर्स दे देना था, बिना शादी को दुनिया की नज़र में आए, ताकि कभी उस लड़की को इस डिवोर्स के बाद कोई परेशानी ना हो। वो तो आसी को जानता तक नहीं था। शायद हमारी किस्मत ने ही हमें मिलाया। हमारी शादी वाले दिन ही हम पहली बार आसी से मिले थे और उसी दिन जिस भी किसी कारण की वजह से हमारी शादी कोर्ट में हो गई, फिर वो शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, उसके दिल में इस शादी को लेकर कोई सपने ना सजने लगे। इसलिए तो मैं उसी रात बिना कुछ कहे एक लेटर में सब लिखकर आशी को इस शादी की सारी सच्चाई बताकर उस रात होटल से आशी को छोड़कर चला भी गया। मेरी तो आशी के साथ कोई खास जान पहचान कुछ भी नहीं बनी थी। मैं मुंबई छोड़कर बैंगलोर आ गया ताकि मेरी आशी से कभी टकराना ना हो। पर सही कहते हैं लोग कि यहाँ कब किससे मिल जाए कोई नहीं जानता। और शायद ये बात सही भी है। तभी तो अचानक से ही आशी मुझे वहाँ मिली, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कभी। आशी मुझे मेरे ही होटल में एज ए एम्प्लॉय काम कर रही थी।
ऐसे में मेरा उससे अक्सर मिलना होता था और मैं ये भी बात नहीं झुठला सकता कि आसी वो पहली लड़की है जिसे देखकर मेरे दिल में एहसास जगे। मुझे एहसास हुआ था कि अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने आसी के साथ गलत किया। सब ठीक ही चल रहा था कि फिर एकदम से आसी का मेरे घर दुल्हन के जोड़े में ढोल नगाड़े के साथ मेरे घर आना, फिर सबके सामने हमारी शादी की सच्चाई बताना, अपनी शादी का जिक्र करना, फिर दादी का मुंह दिखाई का फंक्शन रखना, और अब वो हो चुका है जो मैं कभी भी नहीं चाहता था। मेरी और आसी की शादी की पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आसी अब वेद बंसल की वाइफ है और अब हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बहुत कम समय ही बचा है। ऐसे में आसी को डिवोर्स देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि दादी इस डाइवोर्स वाली बात को मानने को तैयार नहीं होंगी। वो एक तो पहले ही वो मेरी इस शादी को छुपाने की वजह से नाराज हैं। मैं अपनी दादी माँ का दिल दुखा चुका हूँ और अब एक बार फिर डिवोर्स की बात जानकर दादी माँ पर क्या बीतेगी, मुझे अब इसी बात की चिंता है। वेद के दिमाग में इस वक्त उथल पुथल मची थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी सोच में गुम था कि उसको अपने पेट पर किसी मुलायम से हाथ का स्पर्श महसूस होता है। यह स्पर्श महसूस करते ही वो एकदम से पलट कर देखता है तो वो अपने सामने आसी को खड़ा पाता है जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस वक्त वेद की नजरें आसी पर जाती हैं और आसी को देखकर वेद की धड़कनें एक पल को मानो थम सी जाती हैं। वो हैरान रह जाता है क्योंकि आसी इस वक्त लगी रही थी बहुत खूबसूरत, और जितनी खूबसूरत उतनी ही ज़्यादा देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रही थी। आसी ने इस वक्त एक हल्के पीले और आसमानी रंग का सूट पहना था जिस पर अपने कंधे पर एक साइड से दुपट्टा ले रखा था। खुले बाल के बीच में लाल गहरा सिंदूर, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हाथों में भरा भरा चूड़ा और गले में वही वेद का कोट में पहनाया मंगलसूत्र। बस इतना ही, और इसमें भी आसी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि फंक्शन के टाइम पर भी वेद की नज़रें आसी पर से हटी नहीं थी। वह उस वक्त भी खूबसूरत लग रही थी, पर तब उसके फेस पर काफ़ी मेकअप था और हैवी ज्वेलरी। पर इस वक्त आसी पहले के मुताबिक अभी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी अपनी सादगी में। आसी वेद के चेहरे को एकटक देख रही थी, जैसे वेद के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और वेद जब आसी को खुद की ओर इतनी गहराई से देखते देखता है तो अपनी नज़रें फेर कर कहता है, इस तरह से क्या देख रही हो? और काफ़ी रात हो गई है और तुम आज के फंक्शन में काफ़ी थक भी गई होगी, तो जाओ तुम जाकर सो जाओ। वेद अपनी बात कहकर एक बार फिर आसमान की ओर देखने लगता है और वेद की बातें सुनकर आसी कहती है, हम थक तो गए हैं और सो भी जाऊंगी, पर क्या आप नहीं थके? आपको नींद नहीं आ रही? आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? आसी के सवालों को सुनकर वेद आसी की ओर बिना देखे कहता है, मेरी आदत है, मैं घंटों आसमान में देखते अपना वक्त बिताता हूँ और मुझे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। वेद की बात सुनकर आसी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसी मुस्कान के साथ वेद से कहती है, समझ गई कि आपको रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हो सकता है ना कि आपका दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत हो। इतना मत सोचिए वेद सर, क्योंकि अक्सर ज़्यादा सोचने से जो बात भविष्य के लिए सोचे हो और तब वो बात पूरी नहीं होती, या वह बात आपकी सोच के अगेंस्ट होती है ना, बुरा लगता है। इसलिए कुछ चीज़ें आप किस्मत पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा गया है ना, वह होकर रहता है, जिसे आप, मैं, क्या कोई भी नहीं बदल सकता। हाँ, पर बदलने की ताकत सिर्फ उस ऊपर वाले को है, अगर वह चाहे तो। जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो बेसर ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो किया वह आपकी नज़र में गलत किया। मैंने, पर यकीन दिलाती हूँ कि एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए आप एक वाइफ का दर्जा बेशक से मुझे ना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कम से कम यह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कुछ दिन बचे हैं ना, बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इन कुछ दिनों के बीच आप एक दोस्त की तरह मेरे साथ रिश्ता रखिए, ताकि जब मैं कुछ दिनों बाद इस घर से और आपकी ज़िंदगी से वापस जाऊं ना, तो मेरे दिल में खुशी हो और मेरे दोस्त के प्रति एक अच्छी याद बनकर मैं इस घर की दहलीज पार कर सकूं। मैं आपके पैसे या आपका नाम मिले इस लालच में यहाँ नहीं आई, पर जिस कारण आई वो ज़रूर करके जाऊंगी। इसलिए आप मेरी, यानी कि आसी की तरफ से बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। मैं आपको कभी भी मुझे चुनने के लिए निराश नहीं होने दूंगी। ये मेरा, यानी कि आसी का वादा है आपसे। बेस से अपनी बात कहकर आसी अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ
बालकनी से अपने कमरे की तरफ चली गई। पर पता नहीं क्यों बेद को आसी की उस मुस्कान में दर्द नजर आया। आसी के जाने की बात सुनने के बाद जहां आसी को अपने पास देखकर बेद को खुशी महसूस हो रही थी, वहीं आसी के इस घर और उसकी जिंदगी से जाने की बात सुनकर बेद के दिल में एक बार फिर से बेचैनियों ने घर कर लिया था और कुछ बुरा सा लगने लगा। आसी को जो कहना था वो अपनी बात बेद से कह कमरे में आ गई थी। और अब कमरे में आकर आसी, जो बेद के सामने खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रही थी, वो अब कमरे में आकर बिल्कुल ही शांत थी। इस वक्त वो खुद को दिलासा देते हुए कहती है, क्यों दिल में अजीब सा हो रहा है? जानती तो थी हमेशा से कि मेरा रिश्ता कोई 7 जन्म का नहीं है। साथ क्या, इस जन्म का भी नहीं। फिर भी सब जानते हुए यहाँ आई हूँ, जिसके पीछे एक वजह है, और उस वजह को मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है। आसी, तेरे नसीब में शायद अपनों का प्यार लिखना ही भूल गए बाबा जी। ये कहते हुए आसी की आंखों में नमी उतर आई, जिसे वो आंसू बनने से पहले ही अपनी आंखों में रोक ली, क्योंकि वो अपने इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती थी। आसी एक नज़र पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाती है और अपने सोने की जगह ढूंढने लगती है, पर उसे समझ आ गया कि आज भी उसे वहीं सोना पड़ेगा। इधर वेद के दिमाग में अब आसी की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसी ने अभी क्या कहा और इसका मतलब। वेद कुछ वक्त आसी की बातें सोचते हुए आसमान में देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो भी सोने चला गया। वेद कमरे में आकर देखता है तो उसको आसी बेड के एक तरफ बिस्तर लगा सोते हुए नजर आती है। आसी को इस तरह से नीचे सोते देखकर वेद की आईब्रो आपस में जुड़ गईं और उसने सोचा कि आसी को अपने बेड पर सुलाकर वो खुद नीचे सो जाए। उठाने पर अगर आसी की नींद खुल गई और उसने कुछ गलत समझा तो ये सोच वेद अपनी आसी को बेड पर सुलाने वाली सोच को वहीं रोक देता है। फिर वो भी अपने कपड़े बदल अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। कुछ वक्त तक तो वेद को नींद ही नहीं आई। आसी के साथ बिताया आज का वो खूबसूरत टाइम बार बार वेद को अपनी आंखों के सामने घूमता नजर आया। इतनी बार तो यह सब याद कर वेद के होंठों पर छोटी सी सही पर मुस्कान आ जाती है और फिर इसी तरह सब कुछ याद करते हुए वेद की भी आंख लग जाती है। अगले सुबह आसी अपने हमेशा वाले समय से थोड़ा जल्दी उठ गई। फिर तैयार होकर वो नीचे चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि शालिनी जी भी तैयार होकर मंदिर की तरफ जा रही हैं। और यह देखकर आसी अपने मन में कहती है, चल आसी लग जा अपने काम पर, आज से मिशन स्टार्ट। और ये कह आसी शालिनी जी के पीछे मंदिर की ओर चली जाती है। वहीं शालिनी जी हमेशा की तरह मंदिर की सफाई करने लग जाती हैं। तभी उनका ध्यान दूसरी ओर जाता है, जहाँ उनके साथ साथ कोई और भी था, जो मंदिर की सफाई करने में उनकी मदद करवाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए था। और यह देख शालिनी जी अपने बगल में देखती हैं तो आसी को इतनी सुबह जगह देखकर, खासकर मंदिर में, वो भी हैरान हो जाती हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि आजकल की लड़कियों को भी सुबह जल्दी उठने और पूजा करने की आदत होगी। पर फिर भी शालिनी जी आसी से कुछ नहीं कहती हैं और दोनों लेडीज मिलकर भगवान की पूजा करती हैं। शालिनी जी का ध्यान बार बार आसी की ओर जा रहा था, जो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर रही थी। और आसी की यही श्रद्धा और भगवान के प्रति लगन को देखकर शालिनी जी को इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई दिखावे के लिए नहीं यहाँ आई है, बल्कि उसे पहले से इसकी समझ है। शालिनी जी को यह देखकर अच्छा लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बेद से बेशक से नफरत करती थी, पर आसी आसी से उनको कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय इस बात के कि आसी बेद की पत्नी थी। उस बेद की जिसे वो अपनी आंखों के सामने देखना तक पसंद नहीं करती थी। तब तक पलक भी दादी माँ की व्हील चेयर को खींचकर मंदिर के गेट तक लाती है। वही दादी माँ की नज़र जब मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति के सामने शालिनी जी और आसी को एक साथ हाथ जोड़े पूजा करते देखती है तो उनको बहुत खुशी होती है। उनको उनका परिवार एक बार फिर पूरा होता नजर आता है। कुछ देर बाद दादी माँ के कहने पर आसी की पहली रसोई की रस्म होनी थी, जिसमें आसी को आज कुछ मीठा बनाना था। दादी माँ आसी से कहती हैं कि आज वो सबके लिए अपने हाथों से कोई भी मीठा बना ले, बाकी का नाश्ता और खाना घर के कुक बना लेंगे। दादी माँ की बात सुनकर इस बार पलक कहती है, कुक क्यों दादी माँ? आप नहीं जानती कि आपकी पोता बहू के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। वो कुछ भी बनाती है, वो खाना बहुत ही लजीज स्वादिष्ट होता है। आपको पता है, हम लोग तो इसके हाथ का खाना खाकर अपनी उंगलियां भी चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। और माया, वो तो इतना खा लेती थी कि चलना मुश्किल हो जाता था उसका। पलक की बात सुनकर दादी माँ हंस देती हैं,
दादी माँ कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो आसी बहू आज तुम ही सबके लिए बनाओ, जो भी तुम्हारा मन करे। हाँ, किसी की कोई मदद चाहिए तो ले लेना। दादी माँ की बात सुनकर आसी किचन की तरफ जाने लगती है, एक नौकरानी के साथ। तो दादी माँ कहती हैं, अच्छा रुको आसी बहू, एक बात तो कहना भूल ही गई मैं। हो सकता है तुमको पता होगी, हालांकि तुम दोनों की शादी को 5 महीने बीत गए। फिर सोचती हूँ शायद वेद ने ना भी बताया हो। तुम्हारे पति और देवर और मेरे दोनों पोतों को मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। अगर स्वाद उनकी पसंद वाला होगा तो दोनों मिलकर पूरा हलवा चट कर जाएंगे। दादी माँ की बात सुनकर राशि, जिसके चेहरे पर अब तक खुशी के भाव थे, वहीं अब वो खुशी कहीं गुम होकर वहां उदासी आ गई थी। और ये बात शालिनी जी ने नोटिस कर ली। उनको समझ नहीं आया कि जो लड़की इतने लोगों का खाना बनाने की बात सुनकर भी इतनी खुश थी, वो हलवे का नाम सुनकर उदास क्यों हो गई। और उधर अपने कमरे से निकल रही आसी की ताई जी और उनकी बेटी ने जब हलवे का जिक्र सुना जिसे आसी को बनाना था, ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखकर शैतानी हंसी हंस देते हैं, जैसे कुछ ऐसा था जो वो लोग जानते थे और वो बात हलवे से ही जुड़ी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।